Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing well for your NORCET preparation, and today is our part 5 of NORCET PYQ practice. And please इस सीरीज को आप मिस मत क्या करो. दिस इज समथिंग द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें आपको पता चलेगा कि बेसिकली नॉर्सेट में किस टाइप के एमसीक्यू पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सो डैट आपका जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मैंने आपको बताया था 80-20 रूल, दैट इज कि 20% जो 80% जो एमसीक्यू आता है ना, दैट कम्स फ्रॉम 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो जो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हाई टॉपिक है, एटलीस्ट वो नहीं छूटना चाहिए, वो आपका वीक एरियाज में नहीं होना चाहिए, वो आपके उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो मेरी सीरीज है ना, इसमें हम सिर्फ सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस नहीं करते हैं, उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और क्या क्या एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो सारा कुछ हम कवर करते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है that is, a mother is positive for chlamydia trachomatis. ठीक है ना. positive for chlamydia trachomatis at delivery. her newborn is asymptomatic. ठीक है ना. so mother positive है chlamydia trachomatis के, but जो newborn जो बेबी जो born हुआ वो asymptomatic था, symptoms नहीं थे. what should be given prophylactically to use to the baby to prevent ophthalmia neonatal? A. Erythromycin orally. B. Erythromycin 0.5% eye ointment. C. Tetracycline. D. Silver nitrate 1% ointment. Very simple, very important questions. देखो, सबसे पहले ophthalmia neonatal, ophthalmia neonatal और neonatal conjunctivitis, neonatal conjunctivitis, that is inflammation of conjunctiva, है ना. within 28 days of delivery of the baby. So within 28 days of delivery of the baby, there is inflammation of the conjunctiva, that is known as neonatal conjunctivitis और ophthalmia neonatal. अब इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं वो अगर हम देखें तो उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कॉजेज देखें तो एक तो हमारा होता है केमिकल केमिकल की वजह से. सो बेसिकली अगर बेबी जैसे बॉर्न हुआ, आपने सिल्वर 0.1% सिल्वर नाइट्रेट 0.1% हम आई ड्रॉप देते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिकली, तो उसकी वजह से केमिकल देखने को मिलता है, केमिकल कंजक्टिवाइटिस. तो क्या होगा, रेडनेस, डिस्चार्ज हो गया, पेन होगा, है ना. सो ये सारा सिम्टम्स होगा. सो ये विद इन 24 आवर्स में होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 24 आवर्स में होगा. तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस बेसिकली होता है एंड इट इज सेल्फ लिमिटिंग. आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही वो सही हो जाएगा. इट इज सेल्फ लिमिटिंग. सेकेंड हमारा होता है बैक्टीरियल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बैक्टीरियल में दो है. फर्स्ट हमारा है नाइसीरिया गोनोरिया की वजह से होता है. अगर मदर को अगर नाइसीरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो बेबी को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ना, गोनोरिया कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. एंड सेकेंड हमारा है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. एंड कुछ हमारे लाइक स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी होता है. तो बैक्टीरिया में नाइसेरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस की वजह से भी होता है. एंड थर्ड हमारा होता है वायरल की वजह से. वायरल में बेसिकली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है. ठीक है ना. सो ये जो हमारा जो तीन इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाइसेरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड हमारा वायरल में दैट इज हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस. तो जो नाइसेरिया गोनोरिया है दैट इज मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें मतलब कि स्वेलिंग हो गया, क्या बोलते हैं, रेडनेस हो गया, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. ठीक है ना. तो अगर नाइसेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन है बेबी में ये हो गया, ये सिम्टम्स प्रेजेंट है सारे कि डिस्चार्ज हो रहा है, आई रेडनेस है, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो रखा है. सो ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम? ट्रीटमेंट हम देते हैं आईवी और आईएम सेफ्ट्रीएक्सोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. आईवी और आईएम सेफ्ट्रीएक्सोन देंगे. यहाँ पे हम ऑइंटमेंट से नहीं काम चलेगा. ठीक है ना. सो हम आईवी और आईएम सेफ्ट्रीएक्सोन देंगे प्लस आई इरिगेशन करेंगे विथ सलाइन, आई इरिगेशन विथ सलाइन. ठीक है ना. सो ये हमारा ट्रीटमेंट है किसका, ऑफ नाइसेरिया गोनोरिया से अगर इन्फेक्शन है. सेकेंड हमारा है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. तो अगर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस दैट इज वेरी कॉमन, मोस्ट कॉमन होता है, एंड इसमें लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरी डिस्चार्ज होता है. समटाइम्स म्यूकोप्यूरुलेंट भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली वाटरी डिस्चार्ज होगा. सो अगर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से अगर इन्फेक्शन होगा, सो इन दैट केस हम जो बेबी है उसको हम
ओरल राइथ्रोमाइसिन देंगे, ओरल राइथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है ना। ऑइंटमेंट से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हो गया है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है ना, तो हम सिस्टमेटिकली देंगे, हम ओरल राइथ्रोमाइसिन देंगे, दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। एंड अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हुआ है तो इंजेक्शन एसाइक्लोविर है ना, एसाइक्लोविर दैट इज एंटीवायरल ड्रग देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ट्रीटमेंट था कि अगर हो जाएगा तो, बट प्रोफाइलेक्टिकली कि मदर इन्फेक्टेड है, बेबी में सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम प्रोफाइलेक्टिकली भी देते हैं। एंड इन सम रीजन्स बेबी बॉर्न होता है तो देते ही देते हैं, सो दैट इज प्रोफाइलेक्टिकली। प्रोफाइलेक्टिकली क्या क्या यूज करते हैं, सो प्रोफाइलेक्टिकली हम क्या क्या देते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन क्या देते हैं, राइथ्रोमाइसिन, राइथ्रोमाइसिन 0.5% ऑइंटमेंट है ना, सो इट्स नॉट टैबलेट, इट्स ऑइंटमेंट, हम आईज में लगाते हैं, 0.5% ऑइंटमेंट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो 1% टेट्रासाइक्लिन भी लगाते हैं, 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट भी लगाते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा 2.5% आयोडीन है ना, जो बीटाडीन होता है ना, आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन भी हम लगाते हैं। सो ये हमारा क्या है, प्रोफाइलेक्सिस है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस आते हैं उन्होंने बोला था कि हम प्रोफाइलेक्टिकली क्या यूज करेंगे, ए राइथ्रोमाइसिन ओरली, नो, क्योंकि ये बेसिकली अगर हो जाता, यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइलेक्टिकली बोला है, बेबी एसिम्प्टोमेटिक है, तो राइथ्रोमाइसिन बेसिकली ओरली कब यूज करते हैं, जब अगर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। राइथ्रोमाइसिन 0.5% आई ऑइंटमेंट, यस इट कैन बी, टेट्रासाइक्लिन 1% ऑइंटमेंट एंड सिल्वर नाइट्रेट 1% ऑइंटमेंट, तो ये सारा यूज करते हैं, राइथ्रोमाइसिन भी यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन 1% ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट 1% ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं, और बीटाडिन दैट इज पोविडन आयोडीन भी यूज करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली क्या है, दैट इज राइथ्रोमाइसिन। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Coming to the second question, that is in a patient with inhalational burn injury, very important, बोला ना मैंने, burn से एक MCQ तो आना आना है, समटाइम्स दो भी पूछ लेते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला, रूल ऑफ 9 से भी आता है, एंड कुछ इस तरीके का भी आ जाता है, sometimes 2 but 1 MCQ तो confirm है। In a patient with inhalational burn injury, which method of oxygen administration is most reliable, ठीक है ना। सो विथ विच मेथड पूछा, रिलायबल होगा, नेजल कैनुला एट 5 लीटर पर मिनट, बी नॉन रीब्रीदर मास्क विथ 100% ऑक्सीजन, सी वेंचुरी मास्क डिलीवरिंग 40% ऑक्सीजन, एंड डी नेजल कैनुला एट 10 लीटर पर मिनट। तो सबसे पहले बात, नेजल कैनुला एट 10 लीटर पर मिनट तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि नेजल से हम बताओ कितने तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, दैट इज आई थिंक 1 to 4 लीटर तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते नेजल कैनुला से, तो ये हमारा वैसे भी गलत है। बट अगर हम क्वेश्चंस में देखें ना, तो कभी भी अगर इनहेलेशनल बर्न इंजरी होती है, सो इनहेलेशनल बर्न इंजरी होगी तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी जो म्यूकोजा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो म्यूकोजा है, वो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, है ना, पूरा बर्न हो गया ना, तो वहां पे पूरा एडिमा हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। सो प्रॉपरली क्या होगा, पेशेंट का जो वेंटिलेशन है प्रॉपर नहीं होगा, सो हाइपोक्सिया होगा पेशेंट को, हाइपोक्सिया हो सकता है पेशेंट को, है ना। सो कभी भी अगर इनहेलेशनल बर्न इंजरी होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, एंड सेकंड क्या है कि इनहेलेशनल बर्न इंजरी में देयर इज वेरी हाई चांस कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट कभी भी अगर इनहेलेशनल बर्न इंजरी होगी तो हम पेशेंट को 100% FiO2 के साथ ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। सो इसमें नेजल कैनुला एट 5 लीटर पर मिनट उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देगा नहीं, उतना FiO2 देगा नहीं, सो ये गलत होगा। नॉन रीब्रीदर मास्क विथ 100% ऑक्सीजन, यस, जो नॉन रीब्रीदर मास्क होते हैं ना, वो एकदम 100% FiO2 देते हैं, एंड दैट इज लाइक नॉन इन्वेजिव मेथड में पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा, अच्छे से प्रॉपरली ऑक्सीजन जाएगा, तो हाइपोक्सिया से भी प्रिवेंट करेगा, प्लस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, 100% ऑक्सीजन। तो नॉन रीब्रीदर मास्क विथ 100% ऑक्सीजन क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आगे पढ़ लेते हैं, वेंचुरी मास्क डिलीवरिंग 40% ऑक्सीजन, अगेन वेंचुरी मास्क में ओनली 40% ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये भी उतना रिलायबल नहीं है। इन्होंने बोला था कि मोस्ट रिलायबल कौन सा होगा, डी है नेजल कैनुला एट 10 लीटर पर मिनट, वो भी इतना सफिशियंट नहीं होगा, FiO2 उतना सफिशियंट में दे नहीं पाएगा, सो डी भी गलत होगा। सो आंसर क्या होगा, बी, हाई FiO2 देना है, हमें 100% FiO2 देना है, 100% ऑक्सीजन देना है, सो दैट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगा तो भी बेस्ट होगा, एंड देयर इज इनहेलेशनल इंजरी तो हाइपोक्सिया से भी प्रिवेंट करेगा।
तो आंसर क्या होगा, नॉन रीब्रीदर मास्क विथ 100% FiO2, दैट इज द नॉन इन्वेजिव में बेस्ट रहेगा। ठीक है, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी, कहाँ से एमसीक्यू आया है, ओबीजी वाले से आया है। सो ओबीजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी इन द लेबर रूम द बेबी इज डिलीवरिंग बाय द फोर्स ऑफ हिज ओन वेट, ठीक है ना। द लेग एंड ट्रंक आर अलाउड टू हैंग फ्रीली, लेग्स एंड ट्रंक जो है फ्रीली हैंग हो रहा है। एंड एज द नेप ऑफ द नेक, जैसे ही नेप ऑफ द नेक अपीयर्स होता है एट द पेरिनियम एट द प्यूबिस सिम्फाइसिस, the clinicians gently lift the baby's leg over the mother's abdomen to deliver the head. Which maneuver is then performed? A. Burn Marshall maneuver, B. Röntgen maneuver, C. Rubin maneuver and D. Giovanelli maneuver. तो जब मैंने आपको ओबीजी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि maneuver is also very important. Sometimes आपको ऐसे काइंड ऑफ थ्योरी की तरह देके क्वेश्चंस पूछ लेंगे एंड समटाइम्स वो इमेज बेस्ड से भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम जेवानेली देखें, जेवानेली मैनूवर देखें, तो याद करो मैंने पढ़ाया था कि जेवानेली मैनूवर कब यूज करते हैं, इन केस ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया होगा जब शोल्डर क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, कहाँ पे स्टक हो जाएगा एट प्यूबिस सिम्फाइसिस पे। सो इन दैट केस हमने सारे मैनूवर्स फॉलो कर लिया बेबी को डिलीवर करने के लिए, स्टिल बेबी डिलीवर नहीं हुआ। सो लास्ट में हम क्या करते हैं कि बेबी का जो हेड जो बाहर आया था उसको वापस से री इंसर्ट करते हैं एंड देन हम LSCS के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बेबी अब डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि जो हेड बाहर आया था वापस से री इंसर्ट करो और LSCS करो। सो दैट इज नोन एज जेवानेली मैनूवर, वापस से री इंसर्शन ऑफ द हेड इनसाइड द यूट्रस एंड LSCS करना, दैट इज जेवानेली मैनूवर। तो ये तो गलत हो गया एंड ये कहाँ करते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया में करते हैं। कमिंग टू रियूबिन मैनूवर, सो रियूबिन मैनूवर अगेन याद करो मैंने पढ़ाया था शोल्डर डिस्टोसिया में करते हैं। इन शोल्डर डिस्टोसिया में क्या करते हैं रियूबिन मैनूवर में, कि शोल्डर क्या हो गया, स्टक हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रावेजाइनली हम फिंगर को अंदर डालते हैं एंड शोल्डर को हम टुवर्ड्स द चेस्ट मूव करते हैं, सो दैट जो शोल्डर का जो डायमीटर है ना वो कम हो जाए एंड बेबी डिलीवर हो जाए। तो अगेन इट इज रॉन्ग। यहाँ पे उन्होंने बोला ब्रीच डिलीवरी, तो ब्रीच डिलीवरी में जेवानेली एंड रियूबिन मैनूवर फॉलो नहीं करते हैं। कमिंग टू रिडगेन मैनूवर, ठीक है। देखो अगर आपको लेट सपोज क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि हम ए टू जेड चीजें पढ़ के जाएंगे, ईच एंड एवरी नॉलेज वी हैव ऑल वी नीड कि हमें बाई एलिमिनेशन मेथड से हमें कैसे एमसीक्यू करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है ना। कि मुझे नहीं पता कि बर्न मार्शल क्या है मैनूवर, बट मैं देखती हूँ एलिमिनेट करके। तो जेवानेली मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि मैंने शोल्डर डिस्टोसिया पढ़ा था एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूबिन मैनूवर भी एलिमिनेट हो गया। कमिंग टू रिडगेन मैनूवर, तो याद करो रिडगेन मैनूवर क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है बेबी का, तो सिफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, तो हम रिडगेन मैनूवर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक हाथ से हम पेरिनियम को सपोर्ट करते हैं एंड दूसरे हाथ से बेबी को क्या करते हैं, बेबी का हेड को हम फ्लेक्स करते हैं ड्यूरिंग क्रॉनिंग, सो दैट एक्सटेंशन ना हो और जो है पेरिनियल टेयर ना हो एंड इजिली बेबी क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। तो एक हाथ से हम पेरिनियम को सपोर्ट करते हैं और एक हाथ से दूसरे जो हाथ से हम बेबी के हेड को फ्लेक्स करके रखते हैं एंड डिलीवर करते हैं। सो दैट इज नोन एज रिडगेन मैनूवर। एंड अगेन ये कहाँ करते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में करते हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में करते हैं। सो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कमिंग टू, तो आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स एक ही बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बट वैसे भी अगर हम देखें तो बर्न मार्शल मैनूवर क्या होता है, बेसिकली बर्न मार्शल मैनूवर जो है वो हम कहाँ करते हैं, बिफोर ब्रीच प्रेजेंटेशन में करते हैं। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आफ्टर कमिंग ऑफ हेड के लिए करते हैं, जिसमें क्या होता है कि लेग और ट्रंक को फ्रीली बाहर आ जाता है। लेग एंड ट्रंक आ गया, लेग एंड ट्रंक आने के बाद क्या करता है, जैसे ही जो नेक का नेप अपीयर होता है पेरिनियम के पास, तो लेग और ट्रंक को हम मदर के एब्डोमेन पे रखते हैं एंड सो दैट बाई क्या बोलते हैं फ्लेक्शन के थ्रू जो हेड है वो बाहर आ जाए। सो दैट इज नोन एज बर्न मार्शल मैनूवर। तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज which of the following best differentiate surveillance from epidemiological research, ठीक है ना। तो सर्वेलियंस और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में डिफरेंस पूछा है।
अ सर्वेलियंस इज सिस्टमैटिक। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको, सर्वेलियंस और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है। तो सर्वेलियंस ऐसे याद करो, काइंड ऑफ वॉच टावर है, मतलब कि 24/7 कैमरा लगा हुआ है। मतलब क्या है, मतलब कि ये है कि सर्वेलियंस इज कंटिन्यूअस, सिस्टमेटिक, है ना, देश कंटिन्यूअस है, सिस्टमेटिक है, ऑनगोइंग कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द हेल्थ डेटा, ठीक है ना। सो सर्वेलियंस क्या है, सर्वेलियंस इज कंटिन्यूअस, ongoing, systematic collection and analysis of health data. So that is known as surveillance. But एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च ये है कि लेट्स सपोज कोई एक एरिया है, वहां पे 50 लोगों को क्या हो गया, डायरिया हो गया। तो हमने सर्वेलियंस किया कि हाँ इन 50 लोगों में क्या हो गया है, डायरिया हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज कि कंटिन्यूअसली हमने डेटा कलेक्ट किया और एनालाइज कर लिया कि हाँ इतने लोगों को डायरिया हो गया। बट एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च क्या करेगा, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च ये करेगा कि ये डायरिया इन लोगों में ही क्यों हुआ, क्या कॉज था, क्या रिस्क फैक्टर था, क्या रिलेशनशिप था, किसी और को क्यों नहीं हुआ। सो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का काम क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का काम है कि व्हाई एंड हाउ डिजीज स्प्रेड, है ना। सो ये क्या करता है, काइंड ऑफ हाइपोथेसिस को चेक करेगा ये चेक करेगा कि कॉज इफेक्ट क्या रिलेशनशिप है। मतलब बात बोले तो ये इट जनरेट अ न्यू नॉलेज, है ना। सो जनरेट न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज को जनरेट करेगा, है ना, कि व्हाई एंड हाउ डिजीज आर स्प्रेडिंग ओनली दिस एरियाज में, है ना। तो सर्वेलियंस से तो आपको पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च से पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम यहीं पे क्यों है, इनमें ही क्यों है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या कॉज है ना। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करेगा। सो दैट इज नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। अब हम क्वेश्चन बोला है, बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट सर्वेलियंस फ्रॉम एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। ए, सर्वेलियंस इज सिस्टमैटिक वेयर्स रिसर्च इज एम्ड एट जनरेट न्यू नॉलेज। यस, कि सर्वेलियंस जो है वो सिस्टमेटिक है, ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस है, बट जो रिसर्च है वो उसका जो बेसिकली जो एम है वो क्या है, न्यू नॉलेज जनरेट करना, कि यहाँ पे ही प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या कॉज है, क्या रिलेशन है, तो न्यू नॉलेज जनरेट करेगा, ठीक है। तो ए तो सही लग रहा है, बी पढ़ लेते हैं। सर्वेलियंस इज डन बाय ड्यूरिंग एपिडेमिक्स वेयर्स रिसर्च इज डन ओनली इन नॉन एपिडेमिक पीरियड। बिल्कुल गलत। सर्वेलियंस जो है वो एपिडेमिक के टाइम भी कर सकते हैं, नॉन एपिडेमिक के भी टाइम कर सकते हैं। इट इज कंटिन्यूअस, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सो इट इज रॉन्ग। सी क्या बोला है, सर्वेलियंस इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर वेयर्स रिसर्च इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सर्वेलियंस जो है यस मोस्ट कॉमनली रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बट यस समटाइम्स प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, सो ये भी गलत हो गया। सर्वेलियंस रिक्वायर लेस एथिकल कंसिडरेशन वेयर्स रिसर्च ऑलवेज रिक्वायर एथिकल अप्रूवल। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। समटाइम्स सर्वेलियंस ऑल्सो नीड एथिकल कंसिडरेशन। सो बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहाँ से था, CHN से था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अंडर UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हाउ इज द रोटा वायरस वैक्सीन। ये सारा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो नॉर्सेट 9 प्री का है, राइट। सो अंडर UIP हाउ इज द रोटा वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट। सो अगेन दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम CHN, ठीक है ना। अब फाइव, तो उन्होंने बोला है कि अंडर UIP हाउ इज रोटा वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट। रोटा वायरस वैक्सीन को कैसे देते हैं, 5 ड्रॉप ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन, बी 2 ड्रॉप ओरल लाइपोफिलिजेट फॉर्मुलेशन, सी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन थाई, एंड डी 1 ml सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इन अपर आर्म। तो ये वाला आंसर सबको पता होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा क्या पढ़ लेते हैं, दैट इज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आपको आता है देन वेल एंड गुड, फटाफट रिवाइज कर लो। नहीं आता तो प्लीज इस टेबल को अपनी छोटी कॉपी में लिख लो एंड डेली रिवाइज करो, बिकॉज दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक MCQ दे सकता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स दे सकता है। एंड 1 मार्क्स से जो आपका जो रैंक है ना वो यहाँ से यहाँ हो सकता है, लाइक क्योंकि जो नॉसेट में ना एक एक 1 पॉइंट मार्क्स बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट 1 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो गया, पॉइंट
मार्क से रैंक यहाँ से वहां हो जाती है, ठीक है ना। सो लेट्स सपोज बेबी डिलीवर हुआ, बेबी बॉर्न हुआ, बेबी को बॉर्न होते ही, पैदा होते ही सबसे पहले एट बर्थ पे हम क्या देंगे, एट बर्थ पे हम बीसीजी देंगे, बीसीजी का टीका लगाएंगे। बेबी पैदा हुआ, सबसे पहले हम 2 बूंद जिंदगी का देंगे। बेबी बाहर आ गया ना, तो जिंदा रहना है तो 2 बूंद जिंदगी का देंगे, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन देंगे, ओपीवी देंगे, हेपेटाइटिस बी देंगे और बीसीजी देंगे। सो तीन वैक्सीन हम देंगे जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। बीसीजी एट बर्थ देते हैं, अगर लेट सपोज घर पे डिलीवरी हुई है, क्योंकि हमारे इंडिया में इट इज वेरी कॉमन की होम डिलीवरी होती है, तो घर पे डिलीवरी होगा तो बीसीजी जो है वो हम अप टू 1 ईयर तक भी दे सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीसीजी है जो हम अप टू 1 ईयर तक भी दे सकते हैं। उसके बाद एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे हम क्या क्या देंगे, ओपीवी का फर्स्ट डोज देंगे, ओपीवी एंड हम 6, 10 एंड 14 वीक पे हम क्या देंगे, रोटा वायरस वैक्सीन देंगे। सो रोटा वायरस 1, रोटा वायरस 2 एंड रोटा वायरस 3 देंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम डायरिया। रोटा वायरस से जो डायरिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है बच्चों में, सो रोटा वायरस डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम रोटा वायरस 1, रोटा वायरस 2 एंड रोटा वायरस 3 एट 6, 10 एंड 14 पे देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 देंगे। सो पेंटा में 5, एज द नेम सजेस्ट पेंटा, सो पेंटा में हमारे 5 वैक्सीन है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है, दैट इज डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 5 वैक्सीन होते हैं पेंटा में। सो पेंटा तो एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 पे हम ओपीवी, रोटा वायरस, पेंटा 3 वैक्सीन देंगे, ठीक है। एंड एडिशनली एट 6 वीक पे और 14 वीक पे हम फ्रैक्शनल आईपीवी 1 और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 1 देंगे। सो एट 6 वीक पे हम एफआईपीवी और पीसीवी और 14 वीक पे एफआईपीवी 2 और पेंटावेलेंट पीसीवी 2 देंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एट 9 मंथ कंप्लीटेड, तो जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होगा तो हम मीजल्स रूबेला का फर्स्ट वैक्सीन देंगे और जैपनीज एनकेफ्लाइटिस का देंगे और पीसीवी का बूस्टर देंगे, क्योंकि पीसीवी 1, पीसीवी 2 ऑलरेडी 6 और 14 पे दे दिया था, तो बूस्टर देंगे एट 9 मंथ कंप्लीटेड पे। प्लस एफआईपीवी जो हमारा फ्रैक्शनल आईपीवी था उसका भी हम थर्ड डोज देंगे एट 9 मंथ कंप्लीटेड पे। एंड एक एडिशनल चीज क्या देंगे, दैट इज विटामिन ए देंगे। विटामिन ए देंगे 1 ml और 1 lakh। विटामिन ए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए तो हमने फर्स्ट डोज हमने कब दिया, एट 9 मंथ कंप्लीटेड। एट 9 मंथ कंप्लीटेड पे हमने फर्स्ट डोज दिया कितना, 1 ml और 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट एवरी 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ से टिल 5 years ऑफ एज, बेबी का 5 years ऑफ एज हो जाएगा, एवरी 6 मंथ पे हम रिपीट करेंगे। सो एवरी 6 मंथ पे टिल 5 years ऑफ एज पे हम क्या देंगे, विटामिन ए देंगे। अब कितना देंगे, 2 ml देंगे, दैट इज 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट देंगे। सो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टोटल विटामिन ए का कितना डोज देंगे, दैट इज 9 टोटल डोज देंगे। एंड अगर इंटरनेशनल यूनिट में पूछ ले तो टोटल 17 lakh इंटरनेशनल यूनिट हम बेबी को विटामिन ए देंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये याद कर लेना आप, ठीक है ना। उसके बाद 16 to 24 मंथ पे मिजल्स रूबेला 2 देंगे, जापानीज एनकेफ्लाइटिस देंगे, ओपीवी का बूस्टर डोज देंगे और डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर देंगे, ठीक है। देन 5 to 6 years पे डीपीटी का सेकेंड बूस्टर देंगे एंड देन 10 years पे एंड 16 years पे TD1 और TD2 देंगे। TT इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यू गाइडलाइंस, इट इज TD1, है ना, टेटनस डिप्थेरिया 1 एंड टेटनस डिप्थेरिया 2। सो ये हमारा है फॉर चाइल्ड 0 to 16 years ऑफ एज के लिए, ये हमारा पूरा इम्यूनाइजेशन है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद कुछ जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन हम ओरल देते हैं, कौन कौन से देते हैं वो हम पता करते हैं। कुछ जो है हम इंट्राडर्मल देते हैं, कौन सा देते हैं वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वही एमसीक्यू आया है ना। कुछ हम सबक्यूटेनियस देते हैं एंड कुछ हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो ये 4 रूट है हमारे वैक्सीन के। तो ओरल में कौन कौन सा देते हैं, सो ओरल में हम देते हैं ओपीवी, रोटा, और कौन सा देते हैं याद करो, रोटा वायरस की देते हैं, और कौन सा देते हैं, विटामिन ए। सो विटामिन ए, ओपीवी, रोटा वायरस, विटामिन ए, सो 3 वैक्सीन जो है वो हम ओरली देते हैं। ओपीवी याद करना, याद है आपको, 2 बूंद जिंदगी का, है ना, बड़े बड़े बैनर्स भी लगे होते हैं, 2 बूंद जिंदगी का, तो ओपीवी हम 2 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है ना।
एंड रोटा वायरस हम 5 ड्रॉप देते हैं, तो ऐसे याद रहेगा, ओपीवी 2 बूंद जिंदगी का तो 2 बूंद देते हैं और रोटा वायरस 5 ड्रॉप्स देते हैं। और विटामिन ए तो हमने पढ़ लिया कि एट 9 मंथ पे 1 लाख 1 ml एंड उसके बाद 2 ml देते हैं। सो ये हो गया। आईडी में हम कौन कौन से देते हैं? आईडी में हम फर्स्ट बीसीजी देते हैं, सबको पता है, एंड सेकेंड हम फ्रैक्शनल आईपीवी जो कि 6 और 14 वीक पे देते हैं, फ्रैक्शनल आईपीवी। सो ये दो जो है हम आईडी देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। और सबक्यूटेनियस में कौन कौन से देते हैं? मीजल्स, रूबेला और जापानीज एनकेफेलाइटिस, तो ये हम सबक्यूटेनियस देते हैं। और इंट्रामस्कुलर में जितने भी टी सीरीज वाली वैक्सीन है ना, दैट इज हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है ना, पेंटा हो गया, ठीक है ना, पेंटावेलेंट हो गया, डीपीटी हो गया, और एक हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन, सो ये हमारा आईएम देते हैं। तो ये हमारे सारे रूट्स हो गए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। उन्होंने बोला था कि रोटा वायरस वैक्सीन कैसे देंगे इन्फेंट्स में? 5 ड्रॉप ओरल लिक्विड, यस, क्योंकि एट 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पे 5 ड्रॉप ओरल लिक्विड देंगे। 2 ड्रॉप कौन देते हैं? ओपीवी देते हैं। सो ये गलत हो गया, 0.5 ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, that is a patient with severe acute pancreatitis। तो अगर किसी ने मेरे से ARDS पढ़ा होगा, लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मैंने एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पढ़ाया था इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, तो आपको ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। सो ये हमारा नॉर्सेट 9 प्री में आया था, है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू करना है, लॉन्ग एमसीक्यू भी करना है, क्योंकि बेसिकली अब पेपर थोड़ा हार्ड हो रहा है। हार्ड मीन्स की सिनेरियो प्रायोरिटी वो प्री में भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। पहले मेंस में पूछते थे, अब प्री में भी इस तरीके का एमसीक्यू आता है। सो क्वेश्चंस क्या है कि अ पेशेंट विद सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ओके, इज इंट्यूबेटेड, हाँ, एंड मैकेनिकली वेंटिलेटेड, तो इंट्यूबेट करके उसको वेंटिलेटर पे रख दिया पेशेंट को। किसको? सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है। द वेंटिलेटर सेटिंग कितना है? FiO2 100% है, पीप 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पेशेंट हैज बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट ऑन द चेस्ट एक्सरे विथ पुअर ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना, which is the most appropriate immediate intervention to improve oxygenation। देखो, देखो हमारे सामने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में जो जो दे रखा है, क्यों दे रखा है, सबका रिलेशन होता है, एंड आपके सामने ही 4 ऑप्शंस है, एंड चारों ऑप्शन में ही एक आंसर होगा। तो क्वेश्चंस भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। ऑल यू नीड, जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है अपने इतने इंटरवल ऑफ टाइम में, वेदर इट्स 1 मंथ, 2 मंथ, 15 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, आपको अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको यूटिलाइज करना है। सो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि पेशेंट जो है ना वो सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का है, तो उसको इंट्यूबेट कर दिया और वेंटिलेटर पे रख दिया, और वेंटिलेटर पे रखने के बाद जो सेटिंग है वो बताया कि FiO2 100% है, यू नो, FiO2 100% मतलब फुल्ली है, पीप 12 है, पीप 12 है, एंड उसके बाद पेशेंट हैज बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के चेस्ट एक्सरे करा एंड चेस्ट एक्सरे में क्या पता चला है कि बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट्स है, ठीक है, विथ पुअर ऑक्सीजनेशन, मतलब कि आप समझ रहे हो कि FiO2 100% दे रहे हैं, पीप 12 दे रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ गिविंग दिस मच हाई FiO2, पेशेंट को स्टिल क्या है? पुअर ऑक्सीजनेशन है, सैचुरेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, ऑक्सीजनेशन क्या है? पुअर है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है ARDS। ARDS कैसे? देखो, ARDS क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? इट इज काइंड ऑफ नॉन कार्डियोजेनिक, नॉन कार्डियोजेनिक, अगर आपने मेरी लेक्चर ले रखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो लंग्स है ना, लंग्स में पानी भर गया। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो लंग्स के जो एल्वेलाई है, जो एल्वेलाई है उसमें क्या हो गया है? पानी भर गया है। क्या भरा होना चाहिए था? एयर भरा होना चाहिए था, बट इन स्पाइट ऑफ एयर यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। सो पानी भरा हुआ है तो ये जो ब्लड है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे ब्लड आएगा, तो क्या होना चाहिए था? प्रॉपरली डिफ्यूज होना चाहिए था, CO2 यहाँ जाना चाहिए था, ऑक्सीजन यहाँ आना चाहिए था, वो नहीं होगा क्योंकि जो एल्वेलाई है उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। सो इट इज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। सो इन दैट केस ARDS। अगर हम इसकी कॉज की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमारा कुछ डायरेक्ट कॉज होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट कॉज होता है।
अगर हम डायरेक्ट कॉज की बात करें तो क्या होगा, निमोनिया हो गया, एस्पिरेशन हो गया, टॉक्सिक गैस इनहेलेशन हो गया, है ना, टॉक्सिक गैस इनहेलेशन हो गया। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट कॉज है। उसके अलावा अगर कुछ इनडायरेक्ट कॉज की बात करें तो सीवियर सेप्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर सेप्सिस हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, है ना, बोन फ्रैक्चर हो गया, बर्न हो गया, ठीक है ना। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस से एआरडीएस बहुत हाई चांसेस है, ठीक है ना, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड इवन मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो जाता है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, हेड इंजरी हो गया। सो ये सारे हमारे कॉज है फॉर एआरडीएस। तो एआरडीएस हो गया तो यहाँ पे जो एल्वेलाई है उसमें पानी भरा हुआ है, तो आपने पेशेंट को इंट्यूबेट भी कर दिया, तो क्या होगा, इंट्यूबेट कर दिया, ऑक्सीजन आ रहा है, बट ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे एल्वेलाई के पास, बट एल्वेलाई में तो पानी भरा हुआ है ना, तो वो प्रॉपरली वेंटिलेशन जो परफ्यूजन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, है ना, प्रॉपरली वेंटिलेशन परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, जो ब्लड से CO2 जा नहीं पाएगा और एल्वेलाई से ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा, मतलब कि प्रॉपरली वेंटिलेशन परफ्यूजन हो नहीं पाएगा। सो इन दैट केस में एआरडीएस की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं एंड पुट ऑन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पे रख देते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो वेंटिलेटर पे जब हम रखते हैं ना, सो वेंटिलेटर पे रखने के बाद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें क्या देना होता है पेशेंट को, लो टाइडल वॉल्यूम देना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लो टाइडल वॉल्यूम देंगे। सो यूजुअली हम कितना देते हैं, 12 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हम टाइडल वॉल्यूम पेशेंट में रखते हैं, बट इन दैट केस अगर पेशेंट एआरडीएस का है तो हम लो टाइडल वॉल्यूम मतलब कि 6 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे। क्यों, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम हम कम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने टाइडल वॉल्यूम ज्यादा रखा तो ऑलरेडी जो एल्वेलाई है उसमें पानी भरा हुआ है, आपने और ज्यादा टाइडल वॉल्यूम दे दिया तो पूरा बर्स्ट हो जाएगा, है ना। सो हमें टाइडल वॉल्यूम कम रखना होता है और हाई पीप रखना होता है, हाई पीप रखना होता है। पीप हाई क्यों, क्योंकि पीप क्या होता है, दैट इज द पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, मतलब कि एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन देयर शुड बी अ पॉजिटिव प्रेशर सो दैट जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स ना हो। सो दैट्स वाई हम हाई पीप रखते हैं, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो लेस देन 35 पर मिनट रखते हैं। सो फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद ये तो हमने इंट्यूबेट कर दिया, वेंटिलेटर पे रख दिया और ये सेटिंग कर दिया। उसके बाद हम पेशेंट को क्या देते हैं, प्रोन पोजिशन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोन पोजीशन क्या करता है, ये ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे, हमने प्रोन पोजीशन दिया तो पेशेंट को जैसे ही हमने प्रोन पोजीशन दिया तो जो बाय द ग्रेविटी जो फ्लूइड है वो नीचे आके एक्यूमुलेट होगा, तो जो पोस्टीरियर में जो पोस्टीरियर लंग में जो एल्वेलाई है ना वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर देगा इन वेंटिलेशन परफ्यूजन में, तो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट का जो ऑक्सीजनेशन है ना वो इम्प्रूव होने लग जाता है। सो दैट्स वाई हम प्रोन पोजीशन देते हैं। उसके अलावा थर्ड हम क्या करेंगे, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, जो कॉज है ना, सेप्सिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, बोन बर्न की वजह से हुआ है, निमोनिया की वजह से हुआ है, एस्पिरेशन, जो भी कॉज है उसको हम ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। एंड इन फोर्थ में हम लाइक एक्मो भी करते हैं पेशेंट का। एक्मो क्या है, एक्मो इज द की एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, तो ये भी होता है। एंड लाइक हम पेशेंट को डायूरेटिक्स भी देते हैं, ठीक है ना। सो ये सारा हमारा मैनेजमेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई पीप, लो टाइडल वॉल्यूम, सेकेंड इज प्रोन पोजीशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो बोला है, अब पेशेंट विद सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इंट्यूबेट किया, मैकेनिकली वेंटिलेट कर दिया, FiO2 100 रखा है, पीप 12 रखा है, पेशेंट हैज बाइलेटरल लंग इनफिल्ट्रेट। तो जब ARDS होता है ना तो पेशेंट को लाइक क्या होगा, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, ठीक है ना, और डिसैचुरेट होगा पेशेंट का इन स्पाइट ऑफ गिविंग हाई FiO2, तो वही हो रहा है यहाँ पे। और चेस्ट एक्सरे में बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट आएगा क्योंकि पानी भरा हुआ है ना। सो बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट आएगा ऑन चेस्ट एक्सरे। सो ये सारा कुछ दिखा रखा है, उन्होंने सब कुछ बोला है कि FiO2 100 डाला, पीप 12 रखा, बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट है ऑन चेस्ट एक्सरे एंड पुअर ऑक्सीजनेशन है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये ARDS है, हाई पीप है, FiO2 भी हाई दे रखा है और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस तो कॉज हो गया। तो इस कॉज की वजह से पेशेंट को क्या हो गया, ARDS हो गया। ARDS हुआ तो उसको इंट्यूबेट किया और वेंटिलेटर पे रख दिया और पीप 12 रख दिया। एंड पीप 12 रखने के बाद भी पेशेंट का पुअर ऑक्सीजनेशन है, तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट इंटरवेंशन टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, प्लेस द पेशेंट इन प्रोन पोजिशन, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल गलत। ARDS का पेशेंट है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करोगे और ज्यादा बैरोट्रोमा हो जाएगा और ज्यादा डिसैचुरेट हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, हमें लो टाइडल वॉल्यूम देना है, तो बी तो गलत हो गया। सी बोला है डिक्रीज पीप टू अवॉइड बैरोट्रोमा, बिल्कुल गलत।
ARDS का पेशेंट है, हमें पीप ज्यादा रखना है सो दैट एल्वुलाई जो है वो ओपन रहे, है ना। स्टॉप FiO2 इमीडिएटली टू प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ये भी गलत होगा क्योंकि अभी पेशेंट डिसैचुरेट हो रहा है, पहले हमें पेशेंट को थोड़ा इंप्रूव करना है, उसके बाद ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी आएगी, है ना, तब हम FiO2 वगैरह देखेंगे। अभी पेशेंट को ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करना इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए इज इमीडिएटली हमें पेशेंट को प्रोन पोजिशन पे रखना है। तो पहले तो हमने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रख दिया, उसके बाद हम पेशेंट को प्रोन पोजिशन देंगे सो दैट ऑक्सीजनेशन क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो पोस्टीरियर में जो एल्वुलाई है वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट करेगी इन वेंटिलेशन परफ्यूजन में, तो धीरे धीरे ऑक्सीजनेशन क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो ये होता है कि हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, बट उस कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है वो जब भी आएगा जब आप MCQ प्रैक्टिस करके जाओगे। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि प्लीज प्रैक्टिस MCQ एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।